बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। याद रहे, ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करेंगे और शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से भी तैयार करेंगे। हर लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे कुछ देर के लिए और अपने ऊपर तरस खाया तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आज का ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी और आपको बैठे बैठे ये टॉपिक तैयार भी हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप आज का ये लेक्चर पूरी तवज्जो से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले मैस डिफेक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट, डिफेक्ट से आपको कुछ फील हो रहा होगा कि भी कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है मैस के साथ, मैस कम होने वाला है, कमी आने वाली है, खसारा आने वाला है। किस में? मैस में। तो बस यही करना है, फील करना है फिजिक्स में। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले और इसकी एग्जांपल को समझने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उस पर थोड़ा सा आपने गौर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये कोई से 4 नंबर्स हों और मैं इन नंबर्स को अलग अलग यहाँ पे प्लेस कर दूँ, रख दूँ। सपोज करते हैं ये मेरे पास 1 एक नंबर है, ये मेरे पास एक कोई दूसरा नंबर है 2 और फिर ये मेरे पास एक तीसरा नंबर है 3 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक नंबर है 4। अब इन 4 नंबर्स को देखें तो ये अलग अलग प्लेस किए गए, सेपरेट स्टेट में रखे गए हैं। किस स्टेट में रखे गए? सेपरेट स्टेट में रखे गए, अलग अलग रखे गए हैं। दूसरी मैं सिचुएशन ये बनाता हूं कि इन चारों नंबर्स को ना मैं इकट्ठा कर देता हूं, इकट्ठा करके यहां पे प्लेस करता हूं। ये यहां पे देखें जी, मैंने इन चारों नंबर्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से वही 4 नंबर्स हैं, लेकिन इस बार मैंने इन चारों को इकट्ठा रख दिया यहां पे। देख रहे हैं? अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इन 4 नंबर्स को ना आप ऐड करें, अगर इन चारों नंबर्स को हम ऐड करें, प्लस करें, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो आप कहेंगे सर जी यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 10। ओके, मैं कहता हूं जरा यहां पे ऐड करें, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये देखिए ना, बीच में प्लस का साइन बन गया, तो इधर का रिजल्ट भी क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो आप कहेंगे सर जी यहां पे भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसका मतलब आम लाइफ में हकीकत भी यही है कि भी इन नंबर्स को ऐड करें और इनको ऐड करें तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो 10 बराबर आ रहा है 10 के। इसका मतलब जो बाउंड स्टेट का रिजल्ट है वो सेपरेट स्टेट के रिजल्ट के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस बात को भूलना नहीं है। यानी कि 10 जो है बाउंड स्टेट का रिजल्ट वो बराबर आ रहा है सेपरेट स्टेट के रिजल्ट के। ऐसे ही हो रहा है ना, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो भी नंबर 4 है, वो भी नंबर 4 है और हैं भी सेम, तो रिजल्ट बराबर ही आना चाहिए। तो आम लाइफ में ऐसा ही होता है कि रिजल्ट बराबर आता है। एक और छोटी सी मिसाल समझें। फॉर एग्जांपल ये 3 बोर्ड मार्कर्स हैं, इनको मैंने इस हाथ में अलग अलग सेपरेट स्टेट में रख दिया ऐसे। अब इनका कुछ भी मैथ सपोज कर लें, जितना भी होगा ना मैथ इन तीनों का, जब ये अलग अलग इस पलड़े में या कह लें हाथ पे रखे होंगे तो हाथ पे इन तीनों का जो अलग अलग का जो मैथ सम होके आ रहा है वो जितना भी होगा। फिर इन तीनों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके यहाँ पे रख दें। अभी भी तो उनका मैथ उतना ही होगा ना जितना इस हाथ में था, चाहे वो अलग अलग रखे गए थे तो उनका टोटल मैथ था वो अब भी उतना ही होगा जितना इस सिचुएशन में है, यानी कि तीनों को इकट्ठा रखा गया। तो अभी तो 3 बोर्ड मार्कर था, अभी तो 3 बोर्ड मार्कर थे, तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में मैथ क्या होगा? बराबर। मैथ क्या होगा? बराबर। यही हमें आम लाइफ में देखने को मिलता है और ऐसा ही होगा। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। आप चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के केस में ये वाली सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलती, जबकि होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को मिलता है न्यूक्लियस के केस में? यही आज का हमारा टॉपिक है। तो भी स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी एग्जांपल से। डियर स्टूडेंट्स, मैं सपोज करता हूँ हमारे पास ना एक हीलियम का न्यूक्लियाई है। तो हीलियम के न्यूक्लियाई में आप जानते हैं कि जो मैस नंबर है वो कितना है? 4 और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हीलियम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं, पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं,
न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो फिर हीलियम के न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स का नाम दे रहे हैं। अब मैं इन न्यूक्लियॉन्स की बात करने जा रहा हूं। तो देखें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो लेट करते हैं जी हमारे पास ना एक तराजू है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको कह रहे हैं। तो ये हमारे पास ना एक तराजू है जिसका एक पलड़ा ये है और दूसरा पलड़ा ये है। अब मैं वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इस पलड़े में अलग अलग सेपरेट स्टेट में रख देता हूं। देखें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ये अलग अलग रखे गए हैं, सेपरेट स्टेट में रखे गए हैं। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये जो आपके पास सिचुएशन है ये क्या है? सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट में 2 प्रोटॉन रखे गए हैं और 2 न्यूट्रॉन रखे गए। अब यही 2 प्रोटॉन और यही 2 न्यूट्रॉन, इनको मैं इकट्ठा करके जोड़ के इस पलड़े में रख देता हूं। तो ये देखें यहां पे वही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन अब इनको इकट्ठा करके रखा गया, मतलब ये बाउंड स्टेट में है। उधर सेपरेट स्टेट में रखे गए हैं, इधर बाउंड स्टेट में रखे गए हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ये कौन सी स्टेट है? बाउंड स्टेट। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आपने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन सेपरेट स्टेट में एक पलड़े में रखे, अलग अलग रखे, और वही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जब जोड़ के आपने इस पलड़े में रखे बाउंड स्टेट में, तो फिर आपको देखने को ये मिला कि ये वाला पलड़ा ऊपर हो जाता है और वो वाला पलड़ा झुक जाता है। ये तो हैरानकुन बात हुई कि भी वो भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो वो वाला पलड़ा झुक क्यों गया? अगर झुक गया तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? मैस ज़्यादा है, यहाँ पे मैस क्या है? कम। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आप गलत नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस के केस में ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कि जब आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन सेपरेट स्टेट में रखते हैं और फिर उन चारों को इकट्ठा करके बाउंड स्टेट में रखते हैं तो मैस कम हो जाता है। तो इधर देखें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का मैस लेस हो गया है। किससे? मैस ऑफ सेपरेट स्टेट, मैस ऑफ सेपरेट स्टेट। तो इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स की सेपरेट स्टेट के मैस से न्यूक्लियस का जो टोटल मैस है वो लेस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मैस कम हो गया, मैस में खसारा आ गया। तो ये जो मिसिंग मैस है ना, ये जो मिसिंग मैस है, देखो एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए ना कि जितना मैस वहाँ पे इतना यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। लेकिन जब आपने ऐसी बाउंड सिचुएशन बनाई और वहाँ पे सेपरेट स्टेट में देखा तो बाउंड स्टेट का मैस यहाँ पे कम हो गया। तो ये जो मिसिंग मैस है ना यहाँ पे, यही कहलाता है मैस डिफेक्ट। क्या कहलाता है? मैस डिफेक्ट। मतलब मैस में डिफरेंस आ गया ना, तो यही डिफरेंस, यही मिसिंग मैस, मैस डिफेक्ट कहलाता है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये न्यूक्लियस की कहानी है जो आपको देखने को मिलती है। अब हमारे लिए डेफिनेशन करना बहुत आसान हो गया और फिर उसके बाद हम इस मैस डिफेक्ट को मालूम करने के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, उसकी तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, इस एग्जांपल को नहीं भूलना। द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, न्यूक्लियस का मैस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मैस हमेशा क्या होगा? लेस होगा देन द टोटल मैस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। इस न्यूक्लियस का मैस हमेशा लेस आएगा, किस मैस से? टोटल मैस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन से मुराद क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है मैस डिफेक्ट की। तो इसका मतलब मैस में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो दिस डिफरेंस इन मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। और समटाइम्स आप इसको दूसरा एक नाम दे सकते हैं और वो क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड मैस डेफिसिट। डेफिसिट का क्या मतलब होता है? खसारा, कमी। तो आपने देखा ना मैस में कमी आ गया, खसारा आ गया, कि बाउंड स्टेट का मैस लेस है किससे? मैस ऑफ द सेपरेट स्टेट। ये है न्यूक्लियस की कहानी। अब हम इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मैस क्या हो गया जी? लेस हो गया। किससे? सम ऑफ कौन सा मैस? न्यूक्लियॉन्स का। अब न्यूक्लियॉन्स में क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये देखिए, इस प्रोटॉन का मैस प्लस इस प्रोटॉन का मैस प्लस इस न्यूट्रॉन का मैस प्लस इस न्यूट्रॉन का मैस। तो अलग अलग सेपरेट स्टेट का जो टोटल मैस है, उस टोटल मैस से न्यूक्लियस का जो टोटल मैस है वो क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये न्यूक्लियस की कहानी है।
अब जब आप इनको पलड़ों में चेक करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ का जो न्यूक्लियस का मास आता है वो आता है 4.00150 U, और 1 U की क्या वैल्यू होगी वो आपको आगे चल के बताते हैं। अभी फिलहाल आप याद कर ले कि 4.00150 U ये न्यूक्लियस का मास है। और जब आप सेपरेट स्टेट के इन मैसेज को ऐड अप करते हैं तो यहाँ पे मास जो आता है वो आता है 4.03188 U। तो ये देखें 4.001 आ रहा है, यहाँ 4.031 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ मास क्या आ रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पे मास क्या आ रहा है कम। अब होना तो ये चाहिए था कि जितना मास यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए था, हकीकत में ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा न्यूक्लियस के केस में नहीं होता, बल्कि यहाँ पे देखें कुछ ना कुछ मास कम हो गया है। तो ये जो मिसिंग मास है ये मास डिफेक्ट कहलाता है। तो ये वाला मास भी क्या है, इस मास से लेस है, और ये हमेशा लेस ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मास कहाँ गया है, अगर लेस हो गया है यहाँ पे तो वो किधर गया है, ये डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अभी आपका क्वेश्चन यहीं पे रह जाएगा, पहले इसको कंप्लीट करेंगे मास डिफेक्ट को, फिर वो जो मिसिंग मास है वो किधर गया है, किस फॉर्म में है सही इधर, लेकिन वो हमारे बकोलों में लग रहा है कि भाई ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, वो किसी न किसी हाल में यहाँ पे है। ये किसने बताया और वो किस हाल में है ये हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अभी जहन में रख लें कि ये क्वेश्चन आपका बनता है। लो जी, अब डेसन जब यहाँ पे बाउंड स्टेट का मास लेस हो गया है सेपरेट स्टेट के मास से, तो फिर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर जी यहाँ पे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वायलेशन हो रही है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से देखें तो इसका मतलब आपका आंसर होगा नहीं हो रहा, और कुछ कहेंगे हो रहा है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। हमारे लिहाज से अगर आम रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सिचुएशन में यहाँ पे देखेंगे तो हम कहेंगे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम आंसर देंगे कि भाई नहीं हो रहा यहाँ पे सेटिस्फाई। लेकिन अगर आप आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आइंस्टाइन की नज़र से देखेंगे ना, तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी वायलेशन नहीं हो रही। सही है। अब कैसे हो रहा है ये भी आपको बात यहाँ पे बताएंगे कि आइंस्टाइन असल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे समझाएगा। चले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन है माइंड में तो क्लियर हो जाए। असल में यहाँ पे जो मिसिंग मास है ना वो एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे है, यानी कि वो एनर्जी जिस एनर्जी ने इन चारों को यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है, वो एनर्जी कहाँ से आई है, आपने तो नहीं दी। वो वही एनर्जी है जो मिसिंग मास है ना, कि न्यूक्लियस को बनने में यानी कि इनको इकट्ठा करने में जो एनर्जी आई है वहाँ से रिलीज हुई यहाँ पे आई। तो इसका मतलब वो जो एनर्जी जिसने इनको इकट्ठा कर रखा है वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी क्या है, मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये बेसिकली एनर्जी और मास ये देखने में या सुनने में आपको अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये एक ही रुख के दो अलग अलग पहलू हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आप मनी पैसा, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं पाउंड, पाउंड में तो पैसा है ना, मनी है, डॉलर, इस तरह रुपया, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन है तो मनी ना। इसी तरह मास एनर्जी ये आपको सुनने में देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन ये अलग है नहीं, ये एक ही रुख के दो अलग अलग पहलू हैं, ये समझें। तो मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखें वो जो मिसिंग मास था उस मास को अगर आपने देखना हो कि वो किधर गया है और किस फॉर्म में है, तो उसी फिर मास को अगर आप c स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको उस मिसिंग मास की एनर्जी मिल जाएगी कि भाई इतनी एनर्जी है, उसी को आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और वो फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लो जी, इस चीज़ का तो मैंने आपको आंसर दे दिया, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन तो यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। देखें मैं लिखूंगा मास डिफेक्ट को डिफरेंस डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये हम जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं, मास ऑफ सेपरेट स्टेट, मास ऑफ सेपरेट स्टेट ये ज़्यादा है ना,
तो मास ऑफ सेपरेट स्टेट माइनस मास ऑफ बाउंड स्टेट, ज़्यादा में से कम को निकाला जा सकता है। फार्मूला बन गया। अब लिखें जी डेल्टा एम एज इट इज़ मास ऑफ सेपरेट स्टेट। तो सेपरेट स्टेट का मास देखें यहाँ पे क्या है जी, मास ऑफ सेपरेट स्टेट, प्रोटॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो वही चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी, ये माइनस एज इट इज़ मास ऑफ बाउंड स्टेट क्या है, बाउंड स्टेट का मास का मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये मैंने लिख दिया मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डेल्टा एम इज इक्वल टू भाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि mp प्लस mp 2mp, तो ये 2mp लिख दिया। ये भी मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, साथ में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर? और ये मास ऑफ न्यूक्लियस एज इट इज। अब डेल्टा जरा गौर करना है, डेल्टा एम इक्वल टू 2, यानी कि 2 क्या हैं, प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन्स का मास है ना, तो बेसिकली यहाँ पे देखें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर कितना है 4, और 2 को क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर। तो जहाँ 2 होगा वहाँ पे मैं जी लिख सकता हूँ ना, तो ये देखें ये जो 2 है इसको मैं जी लिख सकता हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का 2, तो फिर इस 2 की जगह मैं जी लिख सकता हूँ, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2 है, तो फिर 2 की जगह जी लिख दें। साथ में ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ये जो 2 है, इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ a माइनस जी। देखो ना, a क्या है मास नंबर और वो है 4, g क्या है एटॉमिक नंबर वो है 2, तो 4 - 2 आंसर फिर से 2 आएगा, तो 4 - 2, बात समझ रहे हैं ना, 4 - 2, तो फिर आंसर 2 आ जाएगा, तो वही चीज़ बन जाएगी। तो इस 2 को डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस जी, और साथ में ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये आगे माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है जी? तो ये जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला आ चुका है ना, ये है मास डिफेक्ट की जनरल इक्वेशन। इसको आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। अगर आपको मास डिफेक्ट चाहिए तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन है मास डिफेक्ट की। बस ये टॉपिक था छोटा सा आसान सा। अब जरा आगे देखें, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, भी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर आसान फार्मूला, मास डिफेक्ट के ऊपर आप डिवाइड कर दें मास नंबर को। किसी भी एलिमेंट का अगर आपने मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया है तो उसका मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन अगर कैलकुलेट करना हो तो वो मास डिफेक्ट डिवाइड बाय उस एलिमेंट का मास नंबर, उस पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आ जाएंगे। कि एक न्यूक्लियन, देखें ना यहाँ पे ज़रा समझें, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन का मतलब, ये सेपरेट स्टेट में थे ना, अब हर एक ने थोड़ा थोड़ा मास खोया है, यानी कि जब ये बाउंड स्टेट में आए, न्यूक्लियस बना, तो तब यहाँ पे मास मिसिंग है। तो वो क्या इन चारों में से एक ने सारा मास दे दिया है, बाकी सारा अपना रख के बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक ने थोड़ा थोड़ा मास खोया है, ऐसे समझे, कुर्बानी दी है। तो अगर इनमें से एक की अगर आप कैलकुलेट कर लें तो बाकियों की भी उसी तरह की होगी। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियन की पर न्यूक्लियन कितना मास मिसिंग हो रहा है, तो उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो वो यही बनेगा, डेल्टा एम डिवाइड बाय ए। तो अगर उस मास नंबर पे डिवाइड कर देंगे मास डिफेक्ट को, तो फिर डेल्टा से एक न्यूक्लियन का जो मिसिंग मास होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो फिर इसी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को आप पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? यही इक्वेशन, ये राइट साइड डिवाइड बाय क्या लिख दें? ए। तो ये आ गया ए, ये बन गया डियर स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला किसका? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन का। अब अगर आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में यही फार्मूला ऐसे बना हुआ है, इसको लिखेगा पहले न्यूक्लियस और माइनस इसको लिखेगा आगे जी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और डिवाइडेड बाय ये वैसे मास नंबर ए। अब इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है ना, ये नेगेटिव में आती है। इसको अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। और अगर आप ग्राफ में देखें तो ये देखें मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन,
इसमें सारी अलॉन्ग वाई एक्सिस वैल्यूज़ क्या ली गई हैं बुक में, देखें ज़रा, माइनस में ली गई है। तो यानी कि इसका जो आंसर आता है वो आता है डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव में, नेगेटिव में। और इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव में है। जब उस स्टेट में जाएगी, नहीं कि ये ब्रेक होकर जब अलग अलग सेपरेट स्टेट में जाएगा, तब वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस। अभी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। खैर इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रख लें कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, इस सिचुएशन में नेगेटिव है। तो फिर यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब जब ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख सकते हैं, इसीलिए वैल्यूज क्या ली हुई है, नेगेटिव ली हुई है। अब नेगेटिव में ये वैल्यू क्या है, छोटी 0.007, यहाँ देखें 0.008, यहाँ देखें 0.009, लेकिन माइनस में। तो माइनस में ये वैल्यू नीचे की तरफ आते हुए बढ़ रही है। तो माइनस में अगर कोई वैल्यू बढ़ रही हो तो आंसर क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स की जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू है वो क्या है, लेस। ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगी, ग्रेटर। नेगेटिव में जितना वैल्यू बड़ी आएगी आंसर उतना छोटा आएगा। तो ये देखें, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब आंसर क्या होगा, छोटा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये फार्मूला भी आ गया, ये सारी चीज़ें अब आपको पता लग गई हैं, तो इसी मास डिफेक्ट का आपके पास एक ग्राफ है, इसको समझें। यहाँ पे हमारे पास है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या है, चार्ज नंबर, जिसको हमने जी से डिनोट किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स बुक में ना इस तरह का ग्राफ दिखाया गया। अब ये ग्राफ आपसे क्या कह रहे हैं, इसको ज़रा गौर से समझें। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मैं सिर्फ आपको 3 की बात समझाऊंगा कि स्टार्ट में देखें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो आपके पास मास डिफेक्ट है ना, ये याद रख लें, एमसीक्यू ये बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नियरली इक्वल टू क्या है, 0 है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आयरन की अगर हम बात करें, बस ये 3 याद रखने हैं, ये स्टार्ट वाला हाइड्रोजन, आयरन और लास्ट में क्या है, यूरेनियम। इन 3 को याद रख लें, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब इस आयरन पे अगर आप गौर करें ना, इस सिचुएशन पे गौर करें, आयरन के केस पे, तो यहां पे देखें मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस। यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, लेस। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस। तो याद रख लें फिर, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का दूसरा नाम क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। इस पैकिंग फ्रैक्शन का जो रिलेशन है ना, वो स्टेबिलिटी के साथ क्या है, इनवर्स है। स्टेबिलिटी के साथ क्या है, इनवर्स। स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पैकिंग फ्रैक्शन कम हो रही है, देखें यहां पे आयरन की पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, लेस, कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस केस में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहेंगे आयरन। क्योंकि आयरन का देखें यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है, किसकी, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो रिलेशन होता है वो स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन लेस है आयरन की सबसे, तो फिर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो भी आयरन की होगी। ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। क्यों होती है, इसके पीछे भी वजह है, फिलहाल आप इतना याद रख लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यूरेनियम, इसकी आपके पास ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल स्टेट में नहीं है, ये अनस्टेबल है। और याद रखिएगा इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होगी वो इसके कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, और पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, आयरन के कंपैरेटिवली इसकी ज़्यादा होगी। तो बस ये 3 आपने पॉइंट्स पे एमसीक्यूज याद रखने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन आयरन के क्या हैं, सबसे कम, तो पैकिंग फ्रैक्शन लेस, स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस ग्राफ में ये चीज़ आपने सिर्फ समझनी है और याद रखनी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो फिर हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। फिलहाल डियर स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट के लिए आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि पेपर में जब भी कोई पॉइंट पूछा जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन, तो इन्हीं में से इंशाल्लाह वो आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए जिस तरह से मैंने 2 दफ़ा ये बात यहाँ पे डिस्कस की है कि जो मिसिंग मैस है, मास डिफेक्ट, जो मिसिंग मास है वो यहाँ पे ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि वो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में है। क्योंकि आइंस्टाइन क्या कहता है, E = mc²। आइंस्टाइन ये कह रहा है कि उस मास और वो जो एनर्जी जिसने इन चारों को जोड़ के रखा हुआ है,
वो एनर्जी और इसका मैस दोनों जोड़ें, ऐड करें, क्योंकि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना, उन दोनों को अगर जोड़ें तो फिर ये दोनों पलड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ है, ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अगर आप उस सिचुएशन में जाना चाहते हैं, यहां से वहां जाना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी इन चारों को जोड़ के रख रही है, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी एनर्जी दे देते हैं तो फिर ये अलग अलग इस स्टेट में हो जाएंगे। सही है, तो दोनों तरह से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, या इस तरफ आ जाएं या इस तरफ चले जाएं, दोनों तरह से बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ठीक होगी। तो यही डेफिनेशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और इससे पहले एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप ऐसे समझें कि चार दोस्त हैं, पहले अलग अलग रह रहे थे, वो गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, जो मर्जी आप समझ लें। अब वो पहले अलग अलग रह रहे थे, एक ही यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया या कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब उनका जो एक रूम मिला ना, उसमें वो चारों इकट्ठे हो गए। अब पहले उनकी अलग अलग आदतें थी, कोई स्मोकिंग करता था, किसी को आदत थी कि वो रात को रूम की लाइट ऑन करके सोता था, किसी को आदत थी कि वो रात को मूवियाँ देखता था, किसी को कोई और आदत समझ लें, ठीक है, थी सही, हर किसी की अलग अलग नेचर जो वो काम कर रहे थे। तो पहले थे सेपरेट स्टेट में, उन चारों का आप मैथ्स मालूम कर लें, ये एग्जांपल दे रहा हूँ उसे समझाने के लिए। अब वो चारों एक रूम के अंदर हो गए, इकट्ठे हो गए। तो रूम को आप न्यूक्लियस समझे, इस तरह से न्यूक्लियस में देखें ये चारों इकट्ठे हो गए। तो जब वो एक ही कमरे में आए, हॉस्टल के एक ही रूम में आए, तो वो चारों क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, बाउंड स्टेट में आ गए, न्यूक्लियस के अंदर आ गए। अब जो चारों की अलग अलग आदत थी ना, ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करने वाला स्मोकिंग करता रहा तो बाकी तंग होंगे, वो कहेंगे कि भाई यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी। और जिसको आदत है रात को लाइट ऑन करके सोने की, बाकी उसको कहेंगे कि मियाँ मेहरबानी कर, लाइट ऑफ कर, हमें भी नींद करने दे। अब उसको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। स्मोकिंग वाला स्मोकिंग छोड़ेगा, उसको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जो रात को मूवियाँ देखता है, उसको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वो मूवी अब नहीं देख सकता। जब वो अलग था तब तो अपनी मर्जी कर रहा था, अब वो एक ही रूम न्यूक्लियस के अंदर आ चुके हैं चारों, अब उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी एक दूसरे के लिए, तभी वो उस रूम के अंदर इकट्ठे रह सकते हैं। अगर उन्होंने कुर्बानी ना दी फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। तो अगर उनको इकट्ठे रहना है, एक ही रूम के अंदर इकट्ठे रहना है न्यूक्लियस में, तो उनको कोई चीज़ जोड़ के रख सकती है, और वो जोड़ के रखने वाली चीज़ क्या है, हर एक की कुर्बानी। तो देखें, जब वो अलग अलग थे तो हर एक ने इकट्ठे रहने के लिए मैस दिया, कुर्बानी दी। तो चारों दोस्त पहले अलग अलग थे, अब जब वो एक रूम में इकट्ठे रहेंगे तो हर एक को थोड़ी थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो एक रूम में इकट्ठे रह सकते हैं। अगर किसी ने बदमाशी की तो फिर चारों तो इकट्ठे नहीं रह सकते ना। तो इसका मतलब चारों थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देंगे, तभी वो इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये जो कुर्बानी है ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन यही कुर्बानी है जिसने चारों को रूम के अंदर जोड़ के रखा हुआ है। तो इस कुर्बानी जितनी कोई बाहर वाला बंदा अगर भड़का दे, उतनी एनर्जी दे दे जितनी कुर्बानी की एनर्जी है, उतनी एनर्जी या उतना तोहमत, ब्लेम कह लें कि भड़कावा इन चारों में डाल दे, तो ये चार फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो यही सिचुएशन तो यहाँ पे चल रही है कि थोड़ा थोड़ा सारों ने कुर्बानी दी, वो चारों इकट्ठे हो गए। अब जो चारों को इकट्ठा करके रखने वाली चीज़ है, वो वही चारों दोस्तों की जो कुर्बानी है, कुर्बानी जो नज़र नहीं आ रही लेकिन है, वही यहाँ पे क्या है, एनर्जी। अगर उतनी एनर्जी, उतनी कुर्बानी आप दे दें भड़कावे के तौर पे, तो ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है, जो कुर्बानी दी जा रही है, इसी कुर्बानी को, एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कितना आसान है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर इससे आसान एग्जांपल कोई नहीं हो सकती। अब डेयर स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। कहते हैं द एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं यूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस, वो एनर्जी जो आप यहां पे दें और जिससे न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, किस में दी, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं इन न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में अलग अलग पार्ट्स। तो एंड प्लेस देम एट एन इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि वो इस तरह से आप एनर्जी दें यहाँ पे, और उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी ने इनको जोड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे पार्ट्स में।
और उन पार्ट्स के बीच में फिर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफिनाइट। इनफिनाइट से मुराद क्या होगा कि इतना डिस्टेंस हो कि ये एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट ना कर सके। तो ये डेफिनेशन चाहे यूं पढ़ लें जो मैंने पहले डेफिनेशन की, या फिर यूं पढ़ लें, दोनों लिहाज से बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसकी, हीलियम। हम हीलियम लेके चल रहे हैं ना, हीलियम का न्यूक्लियर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। वो जो मिसिंग मैस मिसिंग मैस डिफेक्ट, उसको कैलकुलेट करें और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एनर्जी मिल जाएगी, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो हम हीलियम का क्योंकि केस लेके चल रहे हैं तो इसलिए हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर ग्राफ को समझते हैं। लो जी, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस एंड होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि मैस डिफेक्ट को आप आइंस्टाइन की इस इक्वेशन में देखें, मैस को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया तो एनर्जी मिल रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप याद रख लें डेल्टा एम, यानी कि मैस डिफेक्ट को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। जिस भी एलिमेंट की आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। तो फिर लिखें जी डेल्टा एम, तो डेल्टा एम का ये वाला फार्मूला लिख दें, लिख दिया, और आगे क्या है सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी किसकी, हीलियम इसके, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए देखें फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो पहले मैं यहां से डेल्टा एम कैलकुलेट करता हूं। तो डेल्टा एम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें इस फार्मूले में जी एटॉमिक नंबर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मैंने यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, आप यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जी क्या है, एटॉमिक नंबर 2, तो यहां लिखोगे 2, आगे मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया हुआ है, ठीक है, यू में। उसके बाद a माइनस जी 4, a कितने हैं 4, ये रहा मैस नंबर, माइनस 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन ये दिया हुआ है, पुट करेंगे, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस ये दिया हुआ है, पुट करेंगे, पुट करें डियर स्टूडेंट्स यहां पे, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा पहले सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करें, सॉरी, पहले हमें सिर्फ डेल्टा एम चाहिए, सिर्फ डेल्टा एम। तो जब आप यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इस चीज का आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, इस चीज का आंसर, ये डेल्टा एम है, तो ये डेल्टा एम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखें ये लिखा हुआ है यू, यूनिट, इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1 U वो बराबर होता है 1.6606 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ केजी, किलोग्राम में। ये भी मैस का यूनिट ही है यू, लेकिन इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। तो फिर 1 U की केजी में जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1.6606 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। ये आप याद रख लें, MCQ में पूछी जाएगी, बल्कि क्योंकि पहले एक दफ़ा पूछी गई है। तो अब इससे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। अच्छा एक चीज़ और, अगर डायरेक्ट आपने इस केजी की बजाय इस मैस को, यानी कि ये जो मैस है, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की फॉर्म में देखना हो तो वो फिर डायरेक्ट देख लें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इतना जो मैस है ना, इतना मैस, ये इसमें कितनी एनर्जी है, क्योंकि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना, तो इतने मैस की एनर्जी कितनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो याद रख लें 931 के इक्वल है। तो अब चाहे आपको डायरेक्ट कहीं पे एनर्जी चाहिए तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप करना है तो फिर आप यही वाली केजी वाली मैस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये देखें जी, फिर बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है, मैस डिफेक्ट डेल्टा एम, ये देखें ना, ये डेल्टा एम है। तो डेल्टा एम का आंसर आया था ये, यू को केजी में कन्वर्ट करेंगे, यू की जगह लिखेंगे ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास मैस डिफेक्ट आएगा। क्लियर, फिर से सुन लें, इस u की जगह ये वाली वैल्यू लिखें, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, तो मैस डिफेक्ट मिलेगा, ये चेक कर लें। फिर मल्टीप्लाई आगे, मल्टीप्लाई आगे क्या है, सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 होल का स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो जाउल में एनर्जी का यूनिट जाउल में आएगा 4.5 × 10⁻12 जाउल। अब हमें तो चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, तो डेफिनेशन से इस जाउल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। जब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए आप 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, पावर में कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको मेगा बनाना है, क्योंकि मेगा की वैल्यू क्या होती है 10⁻6। तो वो आपके पास जो आंसर आता है फिर वो बनता है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आसान है, आप सिर्फ इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। किसकी है ये? हीलियम। तो हीलियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आई है, जिस एनर्जी ने इनको जोड़ के रखा हुआ है, वो कितनी है? वो ये एनर्जी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी तो हमारे पास आ गई। यहाँ पे जैसे मैस डिफेक्ट था, तो फिर हमने मैस डिफेक्ट के बाद मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को भी डिस्कस किया था कि एक न्यूक्लियॉन का आपने मैस कैलकुलेट किया था कि कितनी कुर्बानी दे रहा है वो। तो फिर यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी तो आपके पास हीलियम की आ गई, तो उसमें तो क्या है? न्यूक्लियॉन्स। तो पर न्यूक्लियॉन अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे? तो इसी बाइंडिंग एनर्जी पे आप उस एलिमेंट के मैस नंबर से डिवाइड कर दें। तो ये देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो आपके पास एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी आ जाएगी। तो उसको कैसे करेंगे? यहां पे देख लें डियर स्टूडेंट्स कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है हमारे पास? 28.2, और ये हमारे पास मैस नंबर हीलियम का कितना है? 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये हमारे पास आती है जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, 7.05। अब 7.05 को ज़रा जल्दी से 4 से मल्टीप्लाई करें। 4, अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास एनर्जी आएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रूफ हो गया। तो पर न्यूक्लियॉन इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा इस बुक के लास्ट ग्राफ को समझें, और 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपने याद रखनी है कि डियर स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, ये बनेगा, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सोचें ज़रा, ये मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे करता हूँ कि अगर न्यूक्लियस बनेगा तब बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और जब ये स्प्लिट अप होगा इनटू पार्ट्स, कंस्टिट्यूएंट्स, तो फिर वो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? जल्दी से बताएं, सोचें, बल्कि कमेंट सेक्शन में पहले आंसर दे दें, बाद में भूल ना जाऊं। तो फिर याद रख लें, जब बनेगा तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव, और जब स्प्लिट अप होगा इनटू कंस्टिट्यूएंट्स तो फिर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बाद में भूल ना जाऊँ ना। ठीक है, अब आ जाए जी ग्राफ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ क्या बता रहा है? इस साइड पे देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इधर देखें तो न्यूक्लियॉन्स नंबर, यानी कि मैस नंबर ए। तो अब इस ग्राफ को आपने इस तरह से याद रखना है, और इसमें से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे देखें डिफरेंट एलिमेंट शो किए गए हैं, और ये पीक्स आप देखते जाएं, पीक्स पीक्स पीक्स, सबसे ज़्यादा पीक यहाँ पे आ रही है इस ग्राफ की। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, ये देखें वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि जिसको आप, अच्छा यहाँ पे तो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन था ना, बस यहीं पे याद रखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू इन सब में से ज़्यादा किसकी है? वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें, सबसे पीक बड़ा कौन सा आ रहा है? ये वाला, सबसे ऊपर ये वाली वैल्यू है। तो फिर याद रख ले, आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो जब पूछा जाएगा कि इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू किसकी है, तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे आयरन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आयरन के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये क्या है? मैक्सिमम। इसको नोट करते जाएं। ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते जाएं तो कम 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 0 0 0 0 0, वो तो मैंने पहले बता दिया है कि हाइड्रोजन का मैस क्या है? मैस डिफेक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख लें, फिर चेंजेस हैं, कम है उससे। अब एक चीज़ का ख्याल करें, ये ग्राफ बता क्या रहा है? ग्राफ के ना ये बेसिकली 2 पोर्शन बन गए हैं, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, और इन एलिमेंट पे अगर आप गौर करें तो ये क्या है? छोटे एलिमेंट है। तो ये ऐड अप होके ये वाला एलिमेंट बनना चाहेंगे, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, या कह लें कि स्टेबिलिटी है, वो क्या है? ज़्यादा। देखिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? आयरन की सबसे ज़्यादा। तो ये भी चाहेंगे कि हम भी इसी तरह से स्टेबल हों, यानी कि ये इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी आयरन की, तो आयरन के केस में अगर आप बाइंडिंग एनर्जी देखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी? 8.8 होगी।
कैसे आएगी वो आपको पता है फार्मूला, ये देखें, ये आ जाएगा जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये आएगा बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी है 28.2 हाँ, और डिवाइड बाय मास नंबर हमारे पास क्या होता है 56। तो आप उस पर डिवाइड करें तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आती है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आयरन की आ रही है वो आ रही है 8.8। तो इन सारों की अगर आप निकालें बारी बारी, इन सारे एलिमेंट्स की निकालें तो वो इससे क्या आएगी, कम आएगी। और ये चाहेंगे कि हम इसको अप्रोच करें, यानी कि इस तरह से स्टेबल हों, इस तक पहुंचे। और अगर यहां पे देखें तो ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल स्लाइटली नीचे जा रहा है। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, हैवी एलिमेंट है, और ये भी चाहेंगे कि हम इसकी तरह स्टेबल हों। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। तो इसका मतलब ये भी टूट कर ये बनना चाहेंगे और ये जुड़कर ये बनना चाहेंगे। तो फिर जैसे ड्यूट्रियम है, कोई और छोटे छोटे एलिमेंट है, ये सारे क्या होते जाएंगे, ऐड अप, ये फ्यूज होते जाएंगे, यूं समझें। यानी कि ये भी ड्यूट्रियम, तो ये इसमें ऐड होगा, जुड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज। तो फ्यूज होंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तभी तो ये उस स्टेबल वाली सिचुएशन में जा सकते हैं ना। तो फ्यूज से फिर याद रख लें, फ्यूज FU आ रहा है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में, यानी कि ये वाला जो आपको रीजन नजर आ रहा है, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, जिसको आप फ्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, फ्यूजन रिएक्शन वो इधर हो रहा है। और अगर इधर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, ये भी याद रख लें, वो इंक्रीज होगी। सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, आप लिख दे जाए। उसके बाद अगर इस प्रोसेस में देखें, इस ग्राफ के हिस्से में, तो ये बड़े एलिमेंट हैं, अब ये भी ब्रेक होकर बनना चाहेंगे, ये यानी कि इसकी तरफ आना चाहेंगे, इसकी एनर्जी को अप्रोच करना चाहेंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम बड़ा है, इसका मतलब इसको अपना हिस्सा थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा अगर वो इस सिचुएशन में आना चाहता है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स जब ये हिस्सा टूटेगा तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो इस सिचुएशन में भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो अब देखें, बड़ी चीज ब्रेक हो गए, छोटों में डिवाइड हो रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, ये बन जाएगा फिशन प्रोसेस, फिशन। तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही होगी, कम। ये आपके सारे छोटे छोटे MCQs थे और लास्ट ग्राफ यही था। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन, जिसमें आपको बड़ी क्लियरली चीज़ें, बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, ये आपने याद रखनी है। और इसी तरह से याद रखें कि अगर आपने इस यूरेनियम की भी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, किधर गया यूरेनियम, ये खड़ा है, तो इसकी भी आप निकाल सकते हैं, ये मेरे ख्याल 7 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसके बाद अगर इसकी पर न्यूक्लियन निकालनी हो तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, आराम से बैठ के इसको स्टेप बाय स्टेप आप याद करें, रिवाइज करें। जो चीज़ आपको भूल गई है या समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके दोबारा देखें, और उसके बाद आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अजान भी हो रही है, नमाज आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।